नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग कक्षा 10 में विषय विज्ञान पाठ 16 प्राकृतिक संसाधनों का संपोषित प्रबंधन। दोस्तों इसमें हम लोग आज पढ़ेंगे सभी के लिए जल। दोस्तों धरती पर रहने वाले सभी जीवों की मूल आवश्यकता जल है। इसे हम कक्षा 9 में एक संसाधन के रूप में जल के महत्व तथा जल चक्र के बारे में पढ़ चुके हैं। मनुष्य ने किस प्रकार जल स्रोतों को प्रदूषित किया है, साथ ही मनुष्य की प्रकृति में दखल से अनेक क्षेत्रों में जल की उपलब्धता भी प्रभावित हुई है। दोस्तों आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जल की कमी वाले क्षेत्रों एवं अत्यधिक निर्धनता वाले क्षेत्रों में घनिष्ठ संबंध है। मीन्स जहाँ पे जल की कमी होगी वहाँ पे निर्धनता स्वाभाविक है। मीन्स लोग जल की कमी को पूरा करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने धन को वहाँ पे यूज करेंगे। वर्षा के प्रतिरूप के अध्ययन से भारत के विभिन्न क्षेत्रों में जल उपलब्धता का पूर्ण सत्य सामने नहीं आता। भारत में वर्षा मुख्यतः मानसून पर निर्भर करती है। इसका अर्थ है कि वर्षा की अवधि वर्ष के कुछ महीनों तक ही सीमित रहती है। प्रकृति में मानसून के अभिदान के बाद भी क्षेत्रों के वनस्पति आच्छादन कम होने के कारण भूजल स्तर की उपलब्धता में काफ़ी कमी आई है। फसलों के लिए जल की अधिक मात्रा की मांग, उद्योगों से प्रवाहित प्रदूषक एवं नगरों के कूड़ा कचरे से जल को प्रदूषित कर उसकी उपलब्धता की समस्या को और अधिक जटिल बना दिया है। बांध, जलाशय एवं नहरों का उपयोग भारत के विभिन्न क्षेत्रों में सिंचाई के लिए प्राचीन समय से किया जाता रहा है। पहले इन तकनीकों का प्रयोग स्थानीय लोगों द्वारा की गई दखल थी तथा स्थानीय निवासी इसका प्रबंधन कृषि एवं दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करते थे, जिससे जल पूरे वर्ष उपलब्ध रह सके। इस भंडारित जल का नियंत्रण भली प्रकार से किया जाता था तथा जल की उपलब्धता और दशकों एवं सदियों के अनुभव के आधार पर इष्टतम फसल प्रतिरूप अपनाए जाते थे। सिंचाई के इन संसाधनों का प्रबंधन भी स्थानीय लोगों द्वारा किया जाता था। दोस्तों अंग्रेज़ों ने भारत आकर अन्य बातों के साथ साथ इस पद्धति को बदल दिया। बड़ी परियोजनाओं जैसे कि विशाल बांध तथा दूर तक जाने वाली बड़ी बड़ी नहरों की सर्वप्रथम संकल्पना कर उन्हें क्रियान्वित करने का कार्य भी अंग्रेज़ों द्वारा ही किया गया, जिसे हमारे स्वतंत्र होने पर हमारी सरकार ने भी पूरे जोश के साथ अपनाया। इन विशाल परियोजनाओं से सिंचाई के स्थानीय तरीके उपेक्षित होते गए और सरकार धीरे धीरे इनका प्रबंधन एवं प्रशासन अपने हाथ में लेती चली गई, जिससे जल के स्थानीय स्रोतों पर स्थानीय निवासियों का नियंत्रण समाप्त हो गया। दोस्तों अब हम बांध के बारे में पढ़ेंगे। हम बांध क्यों बनाना चाहते हैं? बड़े बांध में जल संग्रहण पर्याप्त मात्रा में किया जा सकता है, जिसका उपयोग केवल सिंचाई के लिए ही नहीं वरन विद्युत उत्पादन के लिए भी किया जाता है, जिसके विषय में हम लोग पिछले अध्याय में पढ़ चुके हैं। इनसे निकलने वाली नहरें जल की बड़ी मात्रा को दूरस्थ स्थानों तक ले जाती हैं। मीन्स जब हम बांध बनाते हैं तो वहाँ पे ज़्यादा मात्रा में जल को हम संग्रहित कर सकते हैं। उस जल का उपयोग हम सिंचाई के साथ साथ विद्युत उत्पादन में भी करते हैं। उदाहरण के लिए इंदिरा गांधी
इंदिरा गांधी नहर से राजस्थान के काफ़ी बड़े क्षेत्र में हरियाली आ गई है, परंतु जल के खराब प्रबंधन के कारण मात्र कुछ व्यक्तियों द्वारा लाभ उठाने के कारण जल प्रबंधन के लाभ से बहुत से लोग वंचित रह गए हैं। जल का समान वितरण नहीं है, अतः जल स्रोत के निकट रहने वाले व्यक्ति गन्ना एवं धान जैसी अधिक जल खपत वाली फसल उगा लेते हैं, जबकि दूर के लोगों को जल मिल नहीं पाता। उन व्यक्तियों की व्यथा और भी बढ़ जाती है तथा असंतोष होता है, जबकि उन व्यक्तियों को जिन्हें बांध एवं नहर बनाते समय विस्थापित किया गया और उस समय के लिए किए गए वायदे भी पूरे नहीं किए गए। बड़े बांधों को बनाने के विरोध में उठ रहे उन कारणों की चर्चा हम पिछले अध्याय में कर चुके हैं। गंगा नदी पर बना टिहरी बांध इसका एक उदाहरण है। दोस्तों, किसी भी बड़े बांध के विरोध में मुख्यतः 3 समस्याओं की चर्चा विशेष रूप से होती है। पहले क्या है? सामाजिक समस्याएं, क्योंकि इसमें बड़ी संख्या में किसान और आदिवासी विस्थापित होते हैं और इन्हें मुआवजा भी नहीं मिलता है। कोई भी बांध जब बनाया जाता है तो वहाँ उस एरिया में जो लोकल लोग रहते हैं उनको वहाँ से विस्थापित किया जाता है और उनको बोला जाता है कि उसके बदले में, यानी उनकी ज़मीन जो खराब हुई होती है उस बांध की वजह से, तो उसके बदले में कुछ ना कुछ देने का वायदा किया जाता है, लेकिन उनको नहीं मिलता, कोई भी मुआवजा नहीं मिलता है। दूसरी, आर्थिक समस्याएं, क्योंकि इनमें जनता का बहुत अधिक धन लगता है और उस अनुपात में लाभ अपेक्षित नहीं है। तीसरा है पर्यावरणीय समस्याएं, क्योंकि इसमें बड़े स्तर पर वनों का विनाश होता है तथा जैव विविधता की क्षति होती है। विकास की विभिन्न परियोजनाओं में विस्थापित होने वाले अधिकतर व्यक्ति गरीब आदिवासी होते हैं, जिन्हें इन योजनाओं का कोई लाभ नहीं होता और उन्हें अपनी भूमि एवं जंगलों से भी हाथ धोना पड़ता है, जिसकी क्षतिपूर्ति भी समुचित नहीं होती है। 1970 में बने तावा बांध के विस्थापितों को अभी भी वह लाभ नहीं मिल सका जिनका उनसे वायदा किया गया था। दोस्तों, इसके बाद आता है जल संग्रहण। जल संभर प्रबंधन में मिट्टी एवं जल संरक्षण पर जोर दिया जाता है, जिससे कि जैव मात्रा उत्पादन में वृद्धि हो सके। इसका प्रमुख उद्देश्य भूमि एवं जल के प्राथमिक स्रोतों का विकास, द्वितीयक संसाधन पौधों एवं जंतुओं का उत्पादन इस प्रकार करना जिससे पारिस्थितिकी असंतुलन पैदा न हो। जल संभर प्रबंधन न केवल जल संभर समुदाय का उत्पादन एवं आय बढ़ाता है, वरन सूखे एवं बाढ़ को भी शांत करता है तथा निचले बांध एवं जलाशयों का सेवा काल भी बढ़ाता है। अनेक संगठन प्राचीनकालीन जल संरक्षण प्रणालियों को पुनर्जीवित करने में लगे हैं, जो बांध जैसी बड़ी परियोजनाओं का विकल्प बन सकते हैं। इन समुदायों ने जल संरक्षण के ऐसे सैकड़ों तरीके विकसित किए जिनके द्वारा धरती पर पड़ने वाली प्रत्येक बूंद का संरक्षण किया जा सके। यथा छोटे छोटे गड्ढे खोदना, झीलों का निर्माण करना, साधारण जल संभर व्यवस्था की स्थापना, मिट्टी के छोटे छोटे बांध बनाना, रेत तथा चूने के पत्थर के संग्राहक बनाना तथा घर की छतों से जल एकत्र करना। इससे भूजल स्तर बढ़ जाता है तथा नदी भी पुनः जीवित हो जाती है। जल संग्रहण
भारत में बहुत पुरानी संकल्पना है। राजस्थान में खादिन, बड़े पात्र एवं नाड़ी, महाराष्ट्र के बांधरस एवं ताल, मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश में बांधिस, बिहार में आहार तथा पाइन, हिमाचल प्रदेश में कुल, जम्मू के कांदी क्षेत्र में तालाब तथा तमिलनाडु में एरिस, केरल में सुरंगम, कर्नाटक में कट्टा इत्यादि। जल संग्रहण तकनीक स्थानीय होती है तथा इसका लाभ भी स्थानीय सीमित क्षेत्र को होता है। स्थानीय निवासियों को जल संरक्षण का नियंत्रण देने से इन संसाधनों के अकुशल प्रबंधन एवं अतिदोहन कम होते हैं अथवा पूर्णतः समाप्त हो सकते हैं। बड़े समतल भूभाग में जल संग्रहण स्थल मुख्यतः अर्धचंद्राकार मिट्टी के गड्ढे अथवा निचले स्थान, वर्षा ऋतु में पूरी तरह भर जाने वाली नालियाँ, प्राकृतिक जल मार्ग पर बनाए गए चेक डैम जो कंक्रीट अथवा छोटे कंकड़ पत्थरों द्वारा बनाए जाते हैं। इन छोटे बांधों के अवरोध के कारण इनके पीछे मानसून का जल तालाबों में भर जाता है। केवल बड़े जलाशय में जल पूरे वर्ष रहता है, परंतु छोटे जलाशयों में यह जल 6 महीने या उससे भी कम समय तक रहता है। इसके बाद यह सूख जाते हैं। इनका मुख्य उद्देश्य जल संरक्षण नहीं है, परंतु जल भौम स्तर में सुधार करना है। जल के भौम जल के रूप में संरक्षण के कई लाभ हैं। भौम जल यानी भूमि जल से अनेक लाभ हैं। यह वाष्प बनकर उड़ता नहीं, परंतु यह आसपास में फैल जाता है। बड़े क्षेत्र में वनस्पति को नमी प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त इसमें मच्छरों के जनन की समस्या भी नहीं होती। भौम जल मानव एवं जंतुओं के अपशिष्ट से झीलों, तालाबों में ठहरे पानी के विपरीत संदूषित होने से अपेक्षाकृत सुरक्षित रहता है।